कहना चाहेंगे क्योंकि इसमें हमारे साथ जो विद्वान जुड़े हुए हैं वो चीन से हैं। तो हमारा जो ये इंटरनेशनल आज कार्यक्रम करने जा रहे हैं हम, इसमें मैं सभी उपस्थित लोगों का स्वागत करती हूँ। और हम बताना चाहेंगे आज का जो विषय है हमारा वैश्विक पटल पर हिंदी, ये अपने आप में बहुत व्यापक विषय है। आप इसके बारे में ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोचते हैं कि जो हिंदी है एक भाषा के रूप में आप इसे ले सकते हैं और इससे कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं ये बताना चाहूंगी आप हिंदी से बहुत कुछ कर सकते हैं। अनुवाद के रोजगार है, संपादक का रोजगार है, न्यूज पेपर में है, सोशल मीडिया में है, हिंदी सिनेमा जगत में आपके लिए है, अन्य राज्य में आपके लिए राज्य भाषा अधिकारी के। मैं अभी अपने आप बारे में ये सब चीजें नहीं बताऊंगी हिंदी के बारे में, क्योंकि सब कुछ अगर मैं बता दूंगी तो जो हमारे विद्वान हैं जिन्हें हम सुनने के इच्छुक हैं, काफी लोग आने भी वाले भी हैं और आपके मुख से हम हिंदी का वैश्विक पटल के बारे में। केरल से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सबीना हबीब, छत्तीसगढ़ बिलासपुर से जुड़ी हुई हैं अलका यादव जी, शामली उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं शिवम जी, पानीपत से हमारे साथ हैं स्वयं गजेंद्र दहिया जी, चीन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विवेक मानी त्रिपाठी जी, राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राज्यपाल डॉक्टर राजपाल जी, जो खुद एक डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल हैं। महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी। तो यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पूरे भारत से कि कुछ राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं जो अन्य भाषा, जिनके यहाँ अन्य भाषा होती है, वो भी बताएंगे कि हिंदी क्या है, हिंदी के बारे में ये चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, ज्यादा नहीं मैं इस बारे में कहूंगी, क्योंकि किसी के बारे में कोई भी हमारे यहाँ अगर मेहमान है तो हम अपने मेहमान के बारे में दो शब्द कहना चाहेंगे। डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी चीन के क्वांतोंग विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर है हिंदी से। पूर्व में गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय गांधीनगर में एवं मगध विश्वविद्यालय बिहार में चीनी भाषा एवं साहित्य के व्याख्याता रहे हैं। और सबसे अच्छी बात सर के बारे में ये बताना चाहूंगी कि सर ने चीनी और हिंदी भाषा के साथ तुलनात्मक अध्ययन करके पीएचडी किया है। अपनी भाषा के साथ साथ चीनी भाषा में ही सर की पीएचडी है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि आप किसी भी प्रांत में रहने के बाद अगर दूसरी जगह जाकर उस भाषा को सीखते हैं और उसमें काम करते हैं। तो सर देसी विदेशी और आपके अन्य भाषाओं का सर को अध्ययन किया हुआ है। सर के राष्ट्रीय स्तर पर काफी पेपर प्रकाशित हो चुके हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काफी सर की किताब भी आ चुकी हैं। तो सर के बारे में हम ज्यादा ना कहते हैं, हम सर के बारे में खुद सुनना चाहेंगे कि सर ने क्या किया क्या नहीं। क्योंकि ये होता है ना कि आप किसी विद्वान के बारे में ज्यादा बोल दो तो लगता है कि अरे इसको सुनने रहेंगे, तो इसलिए हम सुनना चाहेंगे उस विद्वान के मुख से कि सच में आप उस स्तर पर पहुंच चुके हैं। तो हम सब उस विद्वान की बातों को ग्रहण करना चाहेंगे। प्रोफेसर विवेक मानी त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है। और हाँ, मुझे अभी पता चला है आज सैम टंडन जी का जन्मदिन है, तो हम सभी की ओर से सैम टंडन जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। सबसे पहले मैं आप सभी को ये भी जानकारी दे देता हूँ कि सैम टंडन जी के बारे में थोड़ा आपको परिचय भी दे देता हूँ। सैम टंडन, हाँ भाई साहब बिल्कुल दे सकते हैं। सैम टंडन हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के ट्रस्टी मेंबर के साथ साथ राष्ट्रीय आईटी एवं मीडिया हेड के तौर पे कार्य कर रहे हैं। और इस टाइम इसके साथ साथ अपना उनका प्रोडक्शन हाउस भी है पिक्सल प्रो के नाम से, जिसके अंदर शॉर्ट फिल्में भी हम बनाते रहते हैं, शॉर्ट मूवी वगैरह भी बनाते हैं। इसके साथ साथ अपना इनका कॉनेक्स इन्फोटेक के नाम से आईटी कंपनी भी है, जिसके अंतर्गत हम वेबसाइट वगैरह भी बनाते हैं, वेबसाइट से लेकर के सॉफ्टवेयर और अपना ऐप वगैरह। तो इन सारे कार्यों को हमारे सैम टंडन संभालते हैं और आज इन्हीं का ही जन्मदिन है। मैं हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक के तौर पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी आदरणीय महानुभावों, आदरणीय बहनों भाइयों का जो भी अभी उपस्थित हुए हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर वीना अरोड़ा जी भी उपस्थित हुए हैं, जो कि आज की अति विशिष्ट अतिथि हैं, तो वो भी उपस्थित हो चुके हैं।
हाँ जी, प्लीज अब आप मोनिका जी शुरुआत कीजिए। वीना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए लोग हैं, सभी को मैं ये बात बताना चाहूंगी कि सभी को इस समारोह का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आप सभी को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये मत सोचिए कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम आए और चले गए, नहीं, आपको आज के प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बस ये है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा, आप हमें समय दीजिए, हम मंडे तक सभी को सर्टिफिकेट आपके यहाँ व्हाट्सएप के द्वारा पहुंचा दिए जाएंगे। वीना दीदी नमस्ते, आप कभी दिखाई नहीं देती, बातचीत बहुत कम होती है, बहुत बिजी रहने लगी मैम। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बड़े दिनों के बाद देखा आपको। डॉक्टर वीना अरोड़ा जी के लिए भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। डॉक्टर वीना अरोड़ा जी हमारे वरिष्ठ ट्रस्टी हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन, इसके साथ साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर और उसके साथ साथ वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव भी हैं और इसके साथ साथ हमारे चीफ एडवाइजर भी हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत करना चाहेंगे। दीदी अगर आपकी आज्ञा है तो वैश्विक पटल पर हिंदी, इस विषय के बारे में हम सुनना चाहेंगे। ठीक है, चलो दीदी ने हमें आज्ञा दे दी है, तो आप सभी महानुभावों की आज्ञा लेकर मैं ये कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर विवेक मणि त्रिपाठी जी। सर आप आइए और वैश्विक पटल पर हिंदी के बारे में अपनी बात रखिए। सर समय दिया जाएगा 10 मिनट और आप 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करें, क्योंकि सर समय का बहुत बड़ा अभाव होता है। ये आप ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है सर? जी जी ठीक है सर, आपका मंच पे स्वागत है, आप बात रखिए। बहुत बहुत आभार शर्मा जी। आदरणीय गजेंद्र सिंह दाहिया जी, मोनिका शर्मा जी और वीना अरोड़ा जी एवं समस्त हिंदी प्रेमी जन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी पर चर्चा कर रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अभी 2016 में एक यूनेस्को ने एक वर्ल्ड लैंग्वेज पावर इंडेक्स जारी किया था, जिसमें हिंदी को 10वां स्थान दिया गया था। शीर्ष पर अंग्रेजी बना हुआ था, अरबी है, स्पेनिश है। तो जो शीर्ष पर लैंग्वेज है, दूसरे स्थान पर चीनी था। तो चीनी सब दूसरे स्थान पर है, उनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पहले स्थान पर अंग्रेजी है, फिर और टॉप 5 में अरबी है, स्पेनिश है। तो ये सारे जो भाषाएं हैं, ये लोग शीर्ष में बने हुए हैं, तो इनका कहीं ना कहीं एक औपनिवेशिक इतिहास भी रहा है। इन्होंने दूसरे को उपनिवेश बनाकर, दूसरे को दबाकर अपनी भाषा का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन हमारी हिंदी इस सूची में शामिल हुई है। हमारी हिंदी आज जनभाषा, राष्ट्रभाषा से विश्व भाषा बनी है। तो हमारी हिंदी ने किसी को दबाकर, किसी को उपनिवेश बनाकर, किसी को कुचलकर आगे नहीं बढ़ी है, बल्कि प्रेम से आगे बढ़ी है, सबको गले लगाकर आगे बढ़ी है। इसलिए इस पावर लैंग्वेज इंडेक्स में हिंदी का शामिल होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज मैं वैश्विक पटल पर हिंदी में मुख्य रूप से चीन के संदर्भ में मैं अपना विचार रखना चाहूंगा। चीन हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश है और आज चीन में हिंदी की क्या स्थिति है, तो इसके पहले हमें भारत चीन संबंध के बारे में थोड़ा जानना होगा। भारत चीन संबंध 2000 वर्षों का है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में जब बौद्ध धर्म भारत से चीन में गया, उसके बाद से वहां पर भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ और बौद्ध धर्म के साथ भारतीय दर्शन, भारतीय विज्ञान, भारतीय चिकित्सा शास्त्र, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान, संस्कृत का ज्ञान, ये सभी चीजें भारत से चीन में गई और उन्होंने चीनी साहित्य को, चीनी समाज को, चीनी संस्कृति को समृद्ध किया। तो कह सकते हैं जो भारत चीन के बीच संबंध है, तो प्राचीन काल में चीनी लोग और भारत को समझने के लिए चीन से 4वीं शताब्दी में हुआयान आए, 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग आए, यित्सिंग आए। ये सारे जो चीनी यात्री थे वे पैदल चीन से भारत आए, क्या करने के लिए? तो ज्ञान अर्जन के लिए, संस्कृत पढ़ने के लिए, भारतीय दर्शन जानने के लिए। भारत में तो बहुत से विदेशी आए हैं, अरब आए, तुर्क आए, हूण आए, अंग्रेज आए, लेकिन ये सभी लोग भारत को लूटने आए, भारत पर आक्रमण करने आए, यहाँ के भारतीयों को
पे अत्याचार करने के लिए आए, लेकिन चीनी यात्री चलते हैं चीन से, पैदल चलते हैं और भारत क्या करने आते हैं, तो ज्ञान की खोज में आते हैं। तो जो भारत चीन के बीच है एक 2000 वर्षों का जो सांस्कृतिक संबंध रहा है, इसलिए भारत में चीन में चीनी विद्वान हमेशा से भारत के बारे में जानने की कोशिश करते रहे हैं। तो पहले भारत की भाषा संस्कृत थी, पाली थी, तो चीनी विद्वान लोग भारत संस्कृत एवं पाली भाषा के माध्यम से भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करते थे। वर्तमान समय में संस्कृत को मृत भाषा प्रदान कर दी गई है, तो भारतीय चीनी लोग भी संस्कृत कम पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी चीन के एक विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई हो रही है। और आज 20वीं सदी में जहां चीन के केवल 3 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई थी, जो जबकि चीन में 1942 में ही हिंदी अध्यापन शुरू हो गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी में यह संख्या मात्र 3 तक सीमित थी, वहीं अब यह संख्या 15 विश्वविद्यालयों तक पहुंच गई है। आज चीन के विश्वविद्यालयों में हिंदी में BA, MA, PhD हो रहे हैं के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, और यह संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो आखिर अब यहाँ पर प्रश्न है कि चीन में हिंदी का प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो हमारे यहाँ विदुर जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए थे, उन्होंने एक बात कही है कि अर्थ करी च विद्या, कि विद्या वही हो जो अर्थ देने प्रदान करने में सक्षम। तो आज हमारी जो हिंदी है वह जन भाषा से आगे बढ़कर बाजार की भाषा बन गई है। आज हिंदी के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छे रोजगार मिलकर अवसर प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। चीन में जो है, जैसे मैंने बताया कि पहले आज से 10 साल पहले मात्र 3 विश्वविद्यालयों में थी हिंदी, 15 साल पहले, आज 15 विश्वविद्यालयों में है। तो और विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाने का पर्याप्त अवसर मिल रहा है चीनी युवकों के लिए। तो बहुत से चीनी युवक हिंदी में MA कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, भारत भी आकर पढ़ रहे हैं और पुनः चीन जाकर हिंदी पढ़ा रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा अवसर है चीनी कंपनियों के माध्यम से। आज यदि हम केवल मोबाइल बाजार को देखें भारत के, तो भारत के मोबाइल बाजार का 73% चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी है। और चीनी मोबाइल कंपनियां उन चीनी युवाओं को ज्यादा वरीयता देती है जिन्हें हिंदी आती है, जो हिंदी में स्नातक है, क्योंकि चीनी कंपनियों को भारत में व्यवसाय करना है। तो इसमें बहुत ज्यादा जॉब है, नौकरियां हैं, जिससे लोग चीन में हिंदी पढ़ रहे हैं। तीसरा अनुवाद कार्य और सिनेमा हम एक साथ कह सकते हैं। हिंदी सिनेमा भारत में, चीन में बहुत प्रसिद्ध है। जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक फिल्म आई थी सीक्रेट सुपरस्टार, भारत में 40 करोड़ कमाई इस फिल्म ने और चीन में 700 करोड़ कमाई इस फिल्म ने। 3 इडियट करीब 1300 करोड़ कमाया चीन में, और चीन में यह कमाना ज्यादा उपलब्धि है। हिंदी फिल्में तो अमेरिका, यूरोप में भी रिलीज होती हैं, लेकिन वहां पर हिंदी फिल्में देखने वालों में 90% संख्या प्रवासी भारतीयों की होती है। लेकिन चीन में जो लोग हिंदी फिल्म देखते हैं उनमें 99% जनसंख्या चीनी लोगों की होती है। तो अभी चीनी सीरियल जो भारतीय धारावाहिक है, क्योंकि सास भी बहू थी, भगवान बुद्ध, नागिन, ये बहुत सीरियल चीन में प्रसिद्ध है। तो इन फिल्मों को वहां पर चीनी सबटाइटल के साथ प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए भी हिंदी के जानकारों की मांग होती है, जो हिंदी के जानकार हिंदी को से चीनी सबटाइटल में अनुवाद कर सके। तो अनुवाद के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा अवसर आ रहे हैं। इसके लिए भी चीन में हिंदी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चौथा, भारत चीन में योग और आयुर्वेद बहुत ही प्रसिद्ध है। आज चीन के लगभग 600 शहरों में योग केंद्र है। हर किसी भी बड़े शहर में चल जाइए, आपको 50 से ज्यादा योग केंद्र मिल जाएंगे। तो जो लोग योग सीखते हैं उनकी बहुत इच्छा होती है कि वे हिंदी और संस्कृत सीखें, तो वे लोग भी व्यक्तिगत स्तर पर भी हिंदी सीख रहे हैं। इसके अलावा पर्यटन कंपनियां हैं, चीन से बहुत सारे प्रति वर्ष बहुत से चीनी यात्री भारत घूमने आते हैं। वे बौद्ध क्षेत्र में घूमते हैं, जो बौद्ध से धर्म संबंधित क्षेत्र है वहां घूमते हैं, यूनेस्को में घूमते हैं, योग करते हैं, आते हैं चीन से भारत में घूमने 10 दिन के लिए, 6 दिन घूमेंगे, 4 दिन योग करेंगे, इलाज के लिए भी आते हैं। तो बहुत से पर्यटक, जब चीनी पर्यटक भारत आने लगे हैं, तो चीन में बहुत सारे जो पर्यटन कंपनियां हैं वे भी हिंदी से स्नातक युवाओं को अपने यहाँ नौकरी दे रही हैं, जिससे चीन में हिंदी पढ़ने वालों की संख्याओं में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। और पिछले मात्र 10 वर्षों में यह 12 नए विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा की पढ़ाई शुरू हुई है।
तो यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और इतना ही नहीं, ये नहीं कि केवल चीन में हिंदी केवल बाजार की भाषा बन गई है, रोजगार की भाषा बन गई है, हिंदी में व्यापक शोध भी हो रहे हैं। चीनी में मैला आंचल, मानसरोवर, निर्मला, अभिज्ञाना शाकुंतलम, रामायण, रामचरितमानस, सूरसागर, इन सभी का हिंदी भाषा से चीनी भाषा में अनुवाद हो चुका है। और प्रति वर्ष करीब चीन में क्या है कि बीए में भी एक शोध पत्र लिखना होता है और एमए में भी शोध पत्र लिखना होता है, पीएचडी में तो लिखना होता ही है। तो जो हर वर्ष और जो बीए हिंदी विद्यार्थी बीए करते हैं वे हिंदी में ही अपना शोध पत्र लिखते हैं। तो प्रति वर्ष चीन में कम से कम 300 से ज्यादा अभी शोध पत्र बीए एमए पीएचडी के लिखे जा रहे हैं और 500 से ज्यादा चीनी विद्वानों द्वारा हिंदी में आलेख प्रकाशित किए जा रहे हैं भारत में और चीन में। तो कुल मिलाकर यदि हम कहें तो चीन में हिंदी का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। चीन में हिंदी भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। हिंदी भाषा के माध्यम से चीन में शोध कार्य हो रहे हैं। हिंदी भाषा के माध्यम से चीनी लोग भारतीय संस्कृति को, भारतीय पुरातन ज्ञान विज्ञान को समझ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय में, प्राचीन काल में भारत चीन संबंध में को प्रगाढ़ करने में जो काम योग, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म ने किया था, वर्तमान समय में वही काम हिंदी कर रही है। और आशा है कि हिंदी रूपी सेतु के माध्यम से भारत और चीन के जो सांस्कृतिक संबंध है और प्रगाढ़ होंगे और हिंदी अपनी मिठास चीन में ऐसे ही फैलाती रहेगी। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। संजय सर, अगर प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कृपया सर आप अपना माइक ऑन कीजिए। और मैं नमस्कार संजय सर। नमस्ते मैडम, बोलिए। तो आज वैश्विक पटल पर हिंदी इस विषय पर हमारी बातचीत चल रही है और सर ने बहुत अच्छी बात बताई है कि जैसे कि चीन में या जापान में बहुत भी और भी अन्य हमारे साथ देश जुड़े हुए हैं जहां आप भाषा ही सबसे बड़ा आज बाजार बन चुका है। चाहे वो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जो भी भाषा में आप काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक भाषा को साथ लेके और दूसरी भाषा को नकार देंगे, ऐसा नहीं है। आप जितनी भी भाषा, बहुभाषी होकर आप अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं संजय सर के बारे में संक्षिप्त परिचय के रूप में 2 शब्द कहना चाहूंगी। वैसे तो संजय सर का परिचय ही इतना व्यापक है और जैसे कि नाम ही है प्रोफेसर संजय कुमार नंदलाल शर्मा, तो नाम के अनुसार ही सर का बहुत बड़ा परिचय है, काफी कुछ किया हुआ है। तो हम सिर्फ संक्षिप्त रूप में कहना चाहेंगे सभी विभागाध्यक्ष हैं, शोध निर्देशक हैं स्नातकोत्तर अनुसंधान केंद्र के। सर ने 25 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय 15 है सर की जो संगोष्ठी में भाग लिया है और राष्ट्र 22 है, यानी कुल मिला के कहना चाहेंगे सर ने काफी कुछ काम साहित्य के क्षेत्र में किया है और एक अध्यापक रहते हुए साहित्य के इसमें काम करना या संगोष्ठियों में काम करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। आप किसी संस्था में एक अध्यापक पीएचडी करा रहे हैं, अपने शोध छात्र आपके यहाँ से पीएचडी भी कर रहे हैं और आप खुद अध्यापन में लगे हुए हैं। तो इन्हीं सब बातों को मैं विराम देते हुए सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर, आइए और अपनी बात रखिएगा। आदरणीय गजेंद्र जी, मोनिका जी, आदरणीय वीना जी, धन्यवाद सर, और उपस्थित देवी और सज्जन, सर्वप्रथम मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ। मेरे से जो वरिष्ठ है उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। वैश्विक पटल पर हिंदी इस विषय को लेकर आदरणीय त्रिपाठी जी ने चीन में हिंदी की क्या स्थिति इस पर प्रकाश डाला।
विश्व स्तर पर हिंदी की स्थिति बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि विश्व भाषा बनने के जो लक्षण माने गए हैं उन लक्षणों पर पूरा उतरने का, उस कसौटी पर पूरी कसी जाने वाली हिंदी है, इसलिए वो विश्व भाषा की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दी है। विश्व भाषा के लक्षण में पहला लक्षण होता है कि उसके जानने वालों की तादाद ज्यादा हो और वो विश्व के अनेक देशों में फैली हो। आज हम देखते हैं कि हिंदी की जो वैश्विक स्तर पर स्थिति है कि उसे जानने वालों की संख्या ज्यादा है, तो अनेक देशों में फैली हुई है। दूसरा लक्षण ये बताया जाता है कि साहित्य सृजन की, उस साहित्य की, उस भाषा में सृजन की प्रदीर्घ परंपरा हो और कम से कम एक विधा का साहित्य विश्व स्तरीय हो। अब इस लक्षण के आधार पर हिंदी तो पूरी तरह परिपूर्ण है, क्योंकि हिंदी के साहित्य सृजन की परंपरा प्रदीर्घ रही है और एक क्या बहुत सारी विधाएं हिंदी की विश्व स्तरीय पर संपन्न हो रही है। साथ ही एक शब्द संपदा विपुल हो, विश्व भाषा बनने के लिए जो लक्षण माने जाते हैं उसमें, तो हिंदी की शब्द संपदा विपुल है। एक और लक्षण ये माना जाता है कि इसको पठन पाठन लेखन इसका सहज हो। हिंदी भाषा पठन पाठन और लेखन के लिए सहज है। ज्ञान विज्ञान तकनीकी इस पर वांग्मय होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, हिंदी भाषा के भीतर वो है और उसका साहित्य अनुवाद के माध्यम से विश्व की भाषाओं में पहुंचा हो। तो हिंदी का साहित्य अनुवाद के माध्यम से विभिन्न देशों के भीतर पहुंच रहा है। तो ये जो सारे लक्षण बताए, लक्षणों पर अगर हम एक नजर डालें तो हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा विश्व पटल पर विश्व भाषा बनने के लिए पूरी तरह उसमें काबिलियत है। 140 देशों में किसी न किसी रूप में हिंदी भाषा का प्रयोग हो रहा है। आदरणीय त्रिपाठी जी ने अभी बताया कि पावर लैंग्वेज इंडेक्स के भीतर हिंदी 10वें स्थान पर है। माना कि वो 10वें स्थान पर है, पर विश्व पटल पर आज हिंदी अपना रुतबा जमाने में कामयाब हो रही है। डॉक्टर ज्योति प्रसाद नौटियाल ने जो 2005 में उन्होंने संशोधन किया, तो उस संशोधन के आधार पर विश्व में हिंदी जानने वालों की जो संख्या थी वो करीबन 1,02,25,10,352 इतने लोग विश्व स्तर पर हिंदी को जानते हैं। और भारत के बाहर करीबन 100 प्रदेशों में हिंदी भाषा का अध्ययन अध्यापन किया जा रहा है और भारत से बाहर 25 से ज्यादा पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही है। और अभी तो ऑनलाइन पर बहुत सारी पत्रिकाएं भारत से बाहर भी हिंदी की प्रकाशित हो रही है। इन सारी बातों को अगर हम एक दृष्टि पर देखे करें तो पता चलता है कि विश्व स्तर पर हिंदी का जो रुतबा है वो रुतबा बढ़ते जा रहा है। पर इस रुतबे के बढ़ने के साथ साथ एक दुख की बात हो रही कि हमारे देश में इस भाषा की उपेक्षा होते हुए हमें दिखाई दे रही है। ये बड़ी दुख की बात है। दक्षिण भारत की बात अगर हम करें तो हाल ही में केरल में एक कानून उन्होंने नियम निकाला केंद्र सरकार ने कि हिंदी भाषा को 30वें स्थान पर रखा जाए। ये जो है ये एक तरफ हमारी हिंदी भाषा विश्व स्तर पर पहुंच रही है, दूसरी तरफ हमारे देश के दक्षिण भारत में रहने वाले जो प्रदेशों में हिंदी की उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा है। तो ये जो है ये कहीं तो भी गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ी को हमें कम करने की आवश्यकता है। हिंदी भाषी प्रदेश जो है, हिंदी भाषी प्रदेशों में हम अगर देखें तो हिंदी भाषा को उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा है, तीसरी भाषा के रूप में उसको स्वीकार किया जा रहा है। हमारे संविधान के भीतर राजभाषा की दृष्टि से सारी बातें बताई गई है, पर प्रत्यक्ष रूप में अगर हम देखें, हिंदी भाषी प्रदेशों की ज्यादातर बात कर रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो हिंदी भाषी प्रदेशों के भीतर हिंदी को जो उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा है उसको हमें कम करना जरूरी है। हमें अंग्रेजी का दोष नहीं करना है। अंग्रेजी वो अपने स्तर की भाषा है, उसका अपना साहित्य है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम दूसरों को आदर सम्मान देते देते अपने स्वाभिमान भूल जाए। हमारी देश की राष्ट्रभाषा, हमारी देश की राजभाषा, उसका स्वाभिमान बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी होने के बावजूद भी हम अंग्रेजी की गुलाम क्यों होते जा रहे हैं?
हिंदी भाषी प्रदेशों के भीतर देखिए आप, प्रथम क्रमांक पर अंग्रेजी है, दूसरे क्रमांक पर प्रादेशिक भाषा और तीसरे क्रमांक पर हिंदी का साइड है। जो कि मिलता चाहिए थे हिंदी को प्रथम क्रमांक पर होना चाहिए। ये जो अंग्रेजों ने 150 साल तक हम पर राज किया और उनकी जो गुलामी थी, उस गुलामी की जो मानसिकता है, वो मानसिकता भाषा के रूप में आज भी बरकरार है। इस मानसिकता को मिटाना जरूरी है। हम विश्व स्तर पर हिंदी को तो ले जाए, पर जहाँ मूल रूप से नींव के भीतर जब देखना चाहिए तो भारत के हिंदी भाषा का जो उपेक्षा का दृष्टिकोण हिंदी भाषी प्रदेशों के भीतर ज्यादा दिखाई दे रहा है, उसको मिटाना जरूरी है। विश्व हिंदी सम्मेलन होते जा रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलन में जाने कितने ही देश के हिंदी के साहित्य का आते विश्व हिंदी सम्मेलन करीबन 10, 12, 15 विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हो चुके हैं। तो इसका मतलब विश्व स्तर पर हिंदी की साख है, पर हमें हमारे देश के भीतर हो रहे जो उस पर उपेक्षा की जो दृष्टि है, उस दृष्टि को मिटाना जरूरी है। राजभाषा का दर्जा दिया गया, राजभाषा का दर्जा देने के बावजूद भी वास्तव में उस काम हो रहा है, उसको वो उस पद पर हासिल तो किया गया है, उस पर जो दिया जाने वाला मान सम्मान जो वो मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, इसका भी हमें देखना जरूरी है। इस दृष्टि से भी उसको देखने की आवश्यकता है। तो खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों की बात अगर हम करें तो हिंदी भाषी प्रदेशों के भीतर हिंदी के प्रति होने वाला जो अपनत्व का भाव है, जो अपनत्व का भाव कम होता जा रहा है। हिंदी भाषी प्रदेशों के भीतर आप देखिएगा अंग्रेजी स्कूल की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रादेशिक भाषा जो है वो प्रादेशिक भाषाओं की संख्या, स्कूलों की संख्या अंग्रेजी की अपेक्षा कम है और हिंदी स्कूलों की संख्या उससे भी और कम होती जा रही है। जहां हम हमारे देश की अस्मिता का सवाल, हमारे देश की अस्मिता का प्रतीक राष्ट्रभाषा का राजभाषा को मानते हैं और उसे हमारे देश में जब इस तरह की उपेक्षा की नजर से देखा जा रहा है तो इस दृष्टि को, इस नजर को बदलने की आवश्यकता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं, पर उसके भीतर शुद्ध हिंदी बोलने वालों की संख्या के उसमें ले जाने अंग्रेजी के तीसरे ही शब्द हम डाल देते हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं है, पर इसका मतलब दूसरों का मान सम्मान देते देते हमारे स्वाभिमान को भी हमें बरकरार रखने की आवश्यकता है। ये हमारी राष्ट्रभाषा हमारे अस्मिता का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है और इस प्रतीक को बनाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आज इस संगोष्ठी के माध्यम से इस संदर्भ में अगर हम चिंतन करें हम सभी, तो हो सकता है कि वैश्विक स्तर पर जो हिंदी आगे बढ़ रही है और भी ज्यादा आगे बढ़े। इसका हमें चिंतन करना है, मनन करना है। इन शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदी का जो एक पखवाड़ा चलता है सितंबर के माह में, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है और इस पर राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों का ही, जहाँ तक मैं मानती हूँ, चिंतन बहुत जरूरी है। काफी चीजें बदल भी रही हैं आज। ऐसा नहीं है कि आप जो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमने सुनने को मिली, अभी आप दोनों विद्वानों से हमें काफी कुछ सुनने को मिला है। तो ये नहीं है, हर प्रांत में अलग अलग तरीके से हिंदी आज अपनी पैठ बना चुकी है। इसी को हम ध्यान में रखते हुए अभी हमने चीन से और महाराष्ट्र से बातें सुनी और विचार देखे। उसके बाद हम आते हैं अभी केरल, हरियाली का जो प्रदेश कहा जाता है, शिक्षा, साहित्य और हरियाली का प्रदेश से डॉक्टर शबाना हबीब जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप आए और अपने विचार वैश्विक पटल पर हिंदी, यानी हिंदी को आप किस तरह से अपने राज्य में देखती हैं और विश्व स्तर पर हिंदी को किस तरह से आपने पढ़ा है। तो आइए आप अपनी बात रखिए डॉक्टर शबाना हबीब जी। इस पटल पर मौजूद सभी को मेरा नमस्कार। अभी हम ये हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं, तो विश्व स्तर पर भी हिंदी का जो महत्व है उसके बारे में हम इस संगोष्ठी के द्वारा चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे भी बुलाने के लिए मैं इसके लिए संयोजक को सबसे पहले धन्यवाद अदा करती हूँ। और केरल में जो है हिंदी पढ़ने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है और छोटे कक्षा से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर और शोध के स्तर पर
हिंदी पढ़ने वाले और पढ़ाने वालों की संख्या ज्यादातर बढ़ गई है। हिंदी को हम अपनी ही भाषा समझते हैं। कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं कि केरल वाले जो हैं उसे दूसरे स्तर की जो भाषा पढ़ रही है, लेकिन हमें ऐसा कभी नहीं लग रही है, क्योंकि ये पहले हमारी मातृभाषा जो मलयालम है उसी के साथ ही हमारी रोजी रोटी की भाषा के तौर पर हम हिंदी को अपना लेती हैं। और जो छात्र जो हैं अपनी ही मातृभाषा से जिस तरह प्यार करते हैं वैसे ही हिंदी को देख रही हैं। तो ज्यादातर बच्चे हिंदी पढ़ने के लिए आ रही है और अभी एडमिशन चल रही है, उस समय भी हम देख रहे हैं कि हिंदी के इच्छुक जो छात्रों की संख्या, छात्र छात्राओं की संख्या ज्यादातर है। और ये भी नहीं, यहाँ पर बहुत बड़े विद्वान लोग भी हैं, हिंदी पर काम कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। तो उनका मकसद भी ये है कि हिंदी को विश्व स्तर पर खड़ा करना और हिंदी के जो महत्व को और भी महत्व बनाना। और विश्व स्तर पर हम आजकल बात कर रहे हैं जो 21वीं शताब्दी पर हम जी रहे हैं, ज्ञान विज्ञान और तकनीकी का युग है। तो यहाँ पर हम जो है ग्लोबल विलेज के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं और दुनिया ऐसे वैश्वीकरण के जो चंगुल में फंस रहे हैं। तो विश्व के वर्तमान परिदृश्य आजकल आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से हिंदी की जो भूमिका को सुदृढ़ बना रही है। जो हिंदी यहाँ पर एक सुदृढ़ माध्यम के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ रही है। भूमंडलीकरण, मीडिया और तकनीकी के विकास के कारण दुनिया की तमाम भाषाओं की तरह हिंदी की अपनी एक प्रकृति है, स्वरूप है, क्षेत्र विस्तार है और प्रभाव क्षमता भी है हिंदी में। और यह न केवल भारत की बल्कि विश्व की प्रमुख भाषा के रूप में आजकल उभर कर सामने आ रही है। और हिंदी के विकास एवं विस्तार के मूल में ये मीडिया और बाजार और अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हाथ है अब। और भारत की आर्थिक व्यवस्था जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, जिसकी समानता चीन ही कर सकते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण यह भी है कि भारत के पास जो है व्यापक प्राकृतिक संपदा और युवा मानव संसाधन है। इसके हिसाब से हम अपनी भाषा को बढ़ाकर आगे बढ़ सकते हैं। और दोनों मुख्य कारण जो है भारत में भविष्य की वैश्विक संरचना में आगे बढ़ाने की क्षमता इस भाषा में निहित है। तो भारत की निरंतर मजबूर होती अंतर्राष्ट्रीय छवि और वैश्विक स्तर पर हिंदी की उपस्थिति ज्यादा प्रखरता के साथ आजकल आगे आ रही है, क्योंकि पहले जिस हिंदी का प्रयोग हम कर रहे थे, लेकिन आजकल बाजारी संस्कृति में हमारी हिंदी में भी बदलाव आ गए हैं। तो रोजी रोटी के लिए यानी कि वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए हिंदी में आजकल बहुत ही नए नए शब्दों का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। जो अंग्रेजी मिश्रित हिंदी का जो स्वरूप हम देख रहे हैं, जो यदि आप टीवी पे जो है अनेक जो विज्ञापन देखते हैं उसमें हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी मिला के बोलते भी हैं और वैसा एक प्रचार हो रहे हैं। और इसका जो संक्षिप्तीकरण भी हो रहे हैं, जो वो संसार भर की सभी भाषाओं में ऐसा प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। और जयंती प्रसाद नौटियाल जी ने एक बार कहा था, उनके शोध में उन्होंने कहा था कि हिंदी बोलने वालों की संख्या 1,02,50,342 है, जबकि चीनी भाषा के लोगों की संख्या 90,04,00,000 है। तो कोई भी भाषा वैश्विक भाषा का दर्जा कई कारणों से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें मुख्य कारण है उस भाषा का प्रयोग करने वालों की बहुलता। ये तो हम जानते हैं, संसार भर में जो हिंदी का प्रयोग ज्यादातर लोग करते हैं और इसलिए ज्यादातर इस्तेमाल करने लायक भाषा के रूप में हमें द्वितीय स्थान मिला है। पहला स्थान जो चीनी को मिला है, उसके बारे में पहले जो वक्ता ने बताया था। और ये भी नहीं, जो साहित्य की जो वैविध्य भी उसका और एक कारण है। तो 21वीं शताब्दी में हम खड़ी हैं। उस समय जो है हिंदी में जो साहित्य सृजन की परंपरा 1200 साल पुरानी है। तो यह 8वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक जो गंगा की अविरल धारा जिस प्रकार बहती आ रही है, वैसे ही हिंदी की जो साहित्यिक धारा बहती चली आ रही है। हिंदी के जो साहित्य में भी
बहुत अधिक विकास देखने को मिलते हैं। जो जो नए नए ट्रेंड आते रहते हैं पाश्चात्य जो लिटरेचर में, उसी का जो इस्तेमाल हम भी हमारे साहित्य में कर लेते हैं। तो साहित्य संपदा में भी विशालता और बड़पन हम देख सकते हैं। और संचार क्रांति, तकनीकी तथा बाजारवाद के वर्तमान युग में आज भारत के पूरे विश्व में हिंदी भाषा एक महान शक्ति के रूप में आगे बढ़ रही है। हिंदी के जो तमाम शब्द विश्व के अन्य भाषाओं में भी प्रवेश कर पाए हैं और हिंदी ने शुद्धतावादी मानसिकता को जोड़ते हुए विश्व की भाषाओं से हजारों शब्दों को अपने आप में आत्मसात कर लिया है। तो भाषा के विकास के लिए ऐसे भी नए नए शब्दों का आत्मसात करना और अपनी वोकैबुलरी का विस्तार करना बहुत बड़ी बात है। ये हिंदी में हम आजकल देख सकते हैं। और हिंदी अधिक शक्ति संपन्न, सुमधुर, ग्राह्य एवं व्यापक बन गई है इसके कारण। और यह प्रक्रिया भाषा के सशक्तिकरण के लिए अनिवार्य भी है। और हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप तो ले चुकी है। हिंदी के विद्वान नए नए तकनीक एवं वैज्ञानिक शब्दों का निर्माण कर रहे हैं और जिससे ज्ञान विज्ञान के नवीन अनुशासनों में हिंदी में कार्य सुलभ होने लगे हैं। और यदि भी इस और काफी कार्य की आवश्यकता आगे भी है। और 20वीं सदी के दो अंतिम दशक में जो चैनलों का जो बोलबाला है, टीवी के माध्यम से भी हिंदी हमारे घर घर में पहुंच जाती है। सुदूर जगहों पर भी टीवी के माध्यम से हिंदी आ जाती है। छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ापे तक के लोग एक बार भी जो हिंदी गाना सुनने लगते हैं। वैसे भी एक भाषा वो नहीं जानते, फिर भी ऐसे ही जो गाना सुनने पर उसके आदी बन जाते हैं। अर्थ उनके समझ में नहीं आते, फिर भी वो हिंदी सुनते हैं। मैं केरल की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो हिंदी द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ने वाले भी है, लेकिन जो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम हिंदी सुनते हैं, गाना सुनते हैं, तो वो भी हिंदी की एक व्यापकता के एक उदाहरण है। और वर्तमान युग में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार का प्रभाव है। ऐसे में भाषा का जो सूक्ष्मांतरण, उसका जो विकास अनिवार्य हो गया है और बदलती आवश्यकताओं को अपनाते हुए आजकल हिंदी भाषा आगे बढ़ रही है। भाषा का अभिव्यक्ति एवं संप्रेषण क्षमता में भी आजकल हिंदी पूरी तरह खरी उतरी है। हिंदी संसार की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषाओं में एक माने जाते हैं। लिखित एवं वाचिक स्तर पर वैज्ञानिक तो है ही, इसके पास ध्वनियों और लिपि चिन्हों की पर्याप्त तार्किक एवं वैज्ञानिक व्यवस्था भी मौजूद है। तो इस रूप में जो है रोमन, फारसी आदि अन्य अनेक लिपियां इतनी समृद्ध नहीं है हिंदी के हिसाब से, और जितनी समृद्ध हिंदी की जो देवनागरी लिपि है। तो हिंदी के साहित्य वैविध्य भी बहुत बढ़िया है। और आज गुण और परिणाम दोनों की दृष्टि से हिंदी का काव्य साहित्य अपने वैविध्य एवं बहुस्तरीयता में संपूर्ण विश्व में जो है हलचल ही मचा दिया है। पद्मावत, रामचरितमानस, कामायनी जैसे जो महाकाव्य विश्व की किसी भी भाषा में अपने जो महान आशयों को लेकर नहीं चलती, तो कथा साहित्य भी जो फ्रेंच, रूसी तथा अंग्रेजी के लगभग समकक्ष ही हमारी हिंदी आगे की ओर बढ़ती जा रही है। हिंदी में ऐसी ही शब्द संपदा और ऐसी ही साहित्यिक रचना भरपूर है। तो निस्संदेह इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी वैश्विक स्तर पर बुलंदी की ओर है, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनने का सम्मान हिंदी को अभी नहीं मिल पाया है। लेकिन फिर भी हमें वो सम्मान हासिल करना ही है। और वास्तव में हिंदी में वो सामर्थ्य है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी भूमिका समर्थ एवं योग्य रूप से सिद्ध कर सकती है। और इतना कहकर मैं अपना छंद शब्द समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समीना हबीब जी। आपने केरल में होते हुए हिंदी भाषा को जिस तरह से आपने परिभाषित किया है अपने व्याख्यान के द्वारा, तो मैं मानती हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ सदस्य पार्टिसिपेट है और सम्मानित सदस्य हैं, सभी ने आपका व्याख्यान से लाभ मिला होगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की मरु
यानी मरुधरती राजस्थान से स्वागत करते हैं डॉक्टर राजपाल जी। सर आप आइए और मंच पर आइए, अपने वक्तव्य को रखिए सर। डॉक्टर धन्यवाद मोनिका राजपाल जी। जी, धन्यवाद जी मोनिका स्वागत जी। है सर। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं हमारा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन, जिन्होंने हिंदी को लेकर और हिंदी जो है वो वैश्विक पटल पर लेकर एक अनूठी पहल जो है वो हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा की गई है। जैसा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर वीना अरोड़ा, जो कि वरिष्ठ ट्रस्टी और मुख्य सलाहकार है हिंदू वेलफेयर सोसाइटी, श्रीमान गजेंद्र जी दहिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक हैं हिंदू वेलफेयर के, डॉक्टर मोनिका जी, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के, श्री सैम टंडन, जो कि राष्ट्रीय मीडिया आईटी सेल हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन, और श्री सैम जी टंडन को मेरी ओर से उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी हैं। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं श्रीमती अलका यादव और श्री शिवम जी शर्मा और सम्मानित वक्ता, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमने हिंदी को लेकर एक वैश्विक पटल पर हम लोग इसको लेकर चर्चा करेंगे। और जैसा कि सभी को है इस चीज का आभास कि वर्तमान में भाषाओं को लेकर जिस भाषा को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, तो उसमें ज्यादातर जो बात होती है वो इंग्लिश की ही आती है। हिंदी बोलने वाले को थोड़ा सा अलग दृष्टि से देखते हैं, जबकि हिंदी एक विद्वान की भाषा है। जितना वात्सल्य, प्रेम, प्रेम, विदुष शब्द जो हिंदी में है वो उस अन्य भाषाओं में नहीं हो सकते। बट कुछ ऐसी पेचीदगियां हैं। अब वो पेचीदगियां क्यों हैं, कैसे हैं, इस संदर्भ में मैं थोड़ा सा इस विषय पे अपनी बात जो है वो रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा और उसकी महत्ता की, कि जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है और उसकी महत्ता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि आधुनिक राष्ट्र राज्य में भाषा जो है वो एक महत्वपूर्ण सूत्र का कार्य करती है, क्योंकि राष्ट्र के लोगों को वो एक सूत्र में बांध के रखती है और उनको एक सूत्र के माध्यम से जोड़ के रखती है। तो इसलिए राष्ट्रभाषा हमेशा एकता को बढ़ाती है। अगर राष्ट्रभाषा होगी तो हमारी एकता जो है वो मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी। तो इससे देशवासियों के मध्य विचारों के आदान प्रदान को प्रोत्साहन मिलेगा और वो प्रोत्साहित भी करेगी, और समुचित आर्थिक विकास और सुचारू राज्य व्यवस्था के लिए भी राष्ट्रभाषा अति आवश्यक है। तो जैसा कि हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि में चर्चा करते हैं, जैसे 19वीं शताब्दी की अगर बात करते हैं कि 19वीं शताब्दी से राष्ट्रभाषा ने एक राजनीतिक जो वो किस रूप में लिया था कि एक राजनीतिक विचारधारा का स्वरूप उन्होंने धारण कर दिया था, और संपूर्ण संसार में राष्ट्रभाषा के आधार पर आधुनिक राष्ट्र राज्यों का गठन होने लगा था। तो इस आधुनिक राज्यों के गठन में जो महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाई जा रही थी, वो एक राष्ट्रभाषा जो था वो उसका आधार बना, उसका सशक्त माध्यम बना। इसका एक उदाहरण यदि हम लेते हैं यूरोप, मात्र यूरोप एक ऐसा उदाहरण है जहां 19वीं शताब्दी में बड़े बड़े मध्यकालीन साम्राज्य, ऐसे मध्यकालीन साम्राज्य थे जैसे कि अपन बात करते हैं ऑस्ट्रो की, हंगेरी की या तुर्की साम्राज्य की। तो ये सारे के सारे यूरोप महाद्वीप के जो देश थे उनमें आधुनिक राष्ट्र राज्यों में ये सारे सारे तब्दील हो गए थे, और ये प्रक्रिया आज भी कई देशों में जारी है जहां एक से अधिक भाषाएं बोली जाती है। तो ऐसी पृष्ठभूमि के संदर्भ में जो हम चर्चा करते हैं तो एक राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है। और अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रभाषा के फायदे क्या हो सकते हैं और क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहला फायदा होता है कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो देश को एक पहचान देती है। बिना राष्ट्रभाषा के देश का कोई यानी पहचान के संदर्भ में कोई अस्तित्व हमारे सामने नहीं आता। दूसरा, अगर फायदे की बात करते हैं तो ये पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में सहायक होती है, यानी पूरा राष्ट्र एक होता है, और ये सुचारू राज व्यवस्था को भी चलाने में मदद करती है। ये इसके मुख्य मुख्य फायदे हैं। इसके अलावा राष्ट्रभाषा जो होती है
वो देशव्यापी विचारों के आदान प्रदान में भी सहायक होती है। इसी संदर्भ में अगर हम चर्चा करें कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो आर्थिक रूप से भी लाभकारी होती है, क्योंकि इससे अंतर्देशीय व्यापार जो होता है उसमें सहायता मिलती है और विदेशी व्यापारियों को केवल एक ही भाषा बोलनी पड़ती है। आज भाषाओं को लेके बहुत बड़ा जो है ये एक सिस्टम बना हुआ है। आज भी हमारा युवा पीढ़ी, विशेषकर अब कोविड के बाद जो लॉकडाउन हुआ है, तो हमारे देश की युवा पीढ़ी जो वो इंडिया में नहीं रहना चाहता, वो बाहर जाना चाहता है। तो बाहर जाने के लिए वो ये भी IELTS कीजिए, आप आइल्स कीजिए। तो आइल्स का मतलब उनका यही होता है कि उस देश की अपनी एक भाषा है, उस भाषा को समझे। तो इसी संदर्भ में मैं हमारे राष्ट्र के संदर्भ में ये बात करना जा रहा हूँ कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो एक अंतर्देशीय व्यापार को बढ़ाती है, क्योंकि व्यापारियों को केवल एक ही भाषा जो है वो सीखनी पड़ती है। तो इस प्रकार से राजभाषा के जो मुख्य मुख्य फायदे वो मैंने आपको बताए। और एक बात अपन इसमें और भी कह सकते हैं कि राष्ट्रभाषा जो होती है वो सामाजिक और राजनीतिक समर्थता को भी बढ़ाती है, कि भाषा के माध्यम से व्यक्ति में इतनी सामाजिकता आ जाती है और वो राजनीतिक दृष्टि से इतना सुदृढ़ हो जाता है। तो ये मुख्य मुख्य बात जो थी वो मैंने फायदे के रूप में बताई है राष्ट्रभाषा की। अब यदि राष्ट्रभाषा को हमारे देश के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखना चाहते हैं, तो क्या पेचीदगियां वर्तमान में भी है और पहले से भी चली आ रही है। तो भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं अपितु राज्य राष्ट्र है, कि भारत एक राष्ट्र राज्य नहीं है, ये एक राज्य राष्ट्र है। अर्थात इसमें कई सारी राष्ट्रीयता मिलकर भारतीय राष्ट्रीयता का समन्वय स्थापित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा देश विविध धर्मों, पंथों, भाषाओं, रीति रिवाजों आदि का समन्वय है, या इसको अपन कह सकते हैं कि इनका एक अद्भुत संगम है। भारतीय संस्कृति को कुछ शब्दों में यदि हमें व्यक्त करना है तो हम केवल इतना ही कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम। तो भारत में जहां हर कोई भारतीय तो है, वहीं वो गुजराती भी है, तमिल भी है, कन्नड़ भी है, इस प्रकार से वो बंटा हुआ है। तो इसलिए स्वाधीनता के पश्चात हमारे देश में क्या हुआ कि 1947 के पश्चात जब 1956 में भाषाई राज्य गठित किए गए, तो इस कदम ने भारतीयों को सुदृढ़ ही किया। जैसा कि अब तक का अनुभव बताता है कि राष्ट्रभाषा का जो मुद्दा है वो भारत राष्ट्र के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण किंतु जटिल मुद्दा था। तो पेचीदगियां थी। उसके पश्चात स्थिति क्या हुई कि राष्ट्रभाषा का हम लोग ऐतिहासिक विकास या संवैधानिक स्थिति जो थी वो किस प्रकार से इसको रखा, कि जैसे स्वाधीनता के पश्चात विभाजन की जो स्मृतियां हैं उसमें ब्रिटिश राज के समय अंग्रेजी के प्रभुत्व और भारत के इतिहास में कई सारे ऐसे राज्य होने के कारण उनमें परस्पर ईर्ष्या और संघर्ष की जो स्मृतियां थी, उसके कारण भारत के संविधान निर्माताओं ने या उन संविधान निर्माताओं को मुख्य चिंता भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना और उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने सोचा कि राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है। तब उन्होंने इस बात को समझा कि राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके लिए कई सारे विकल्पों को सुझाया गया, बहुत सारे अनुभवी व्यक्ति आए, उन्होंने अपने अपने विकल्प दिए। तो सबसे मजबूत जो पक्ष था उन विकल्प में, वो सबसे मजबूत पक्ष था हिंदी का, जो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोले जाने वाली भाषा थी। परंतु कुछ उस समय राजनीतिक ऐसे मुद्दे थे और कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हिंदी को, उन्होंने हिंदुस्तानी का नाम रखा कि हिंदुस्तानी जो है उसको हम राष्ट्रभाषा जो है वो बनाना चाहते हैं। और हिंदुस्तानी में क्या था, हिंदी और उर्दू का अद्भुत संगम था, और जो उस समय सामान्य बोलचाल की भी भाषा थी। तो ये इससे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जो अपन चर्चा करते हैं उसमें जा सकते हैं। बट वर्तमान में अगर अपन बात करते हैं तो आज हमारी राष्ट्रभाषा के सामने अनेक चुनौतियां हैं, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं। जो सबसे बड़ी चुनौती जो वर्तमान में देखने को आ रही है वो है कि हिंदी को तकनीकी भाषा के रूप में उपयोग करने में मुश्किल है, कठिनता है। और ये मैं खुद महसूस करता हूं, जब हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के द्वारा यानी स्नातक या स्नातकोत्तर की जो डिग्री दी जाती है,
उसमें वो कहते हैं कि खाली डिग्री में उसका नाम हिंदी में रखा जाए, ठीक है। और जब नाम हिंदी में रखने की हम बात करते हैं, बाकी तो सारा वो अपना एग्जाम फॉर्म भरते हैं, जो भी भरते हैं वो सारा कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है, तो उसमें सब ऑप्शन जो होते हैं वो इंग्लिश के ही होते हैं, और इंग्लिश से वो कन्वर्ट करता है अपने आप में, हिंदी वर्जन अपने आप कन्वर्ट करता है, और उसमें इतनी अशुद्धियां हो जाती है, जबकि लोग ये मांग कर रहे हैं कि नहीं, जो विश्वविद्यालय हमें जो डिग्री प्रदान करता है उसमें हमारा नाम अंग्रेजी में लिखा जाए, क्योंकि बाद में वो जाते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपका जो नाम था वो तो ऑनलाइन उठाया गया था, तो इन्होंने मांग की। बट कुछ लोगों ने ये सुझाव दिया कि यदि हम लोग डिग्री में भी नाम इंग्लिश में कर देंगे तो हमारी जो भाषा है उसका महत्व, उसका उपयोग जो है वो लगभग प्राय लुप्त सा हो जाएगा। तो ये हम लोग नाम जो वो अपना हिंदी में रखेंगे, इसके लिए हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। तो अब वो पहले अपना एक शेड्यूल डाल देते हैं कि आप अपना नाम, जो आपका हिंदी में सही नाम है, जो आपका नाम सही है, उस सही नाम को आप हमारे तक पहले पहुंचा दो, ताकि आपका नाम डिग्री में बिल्कुल यानी शुद्ध जो वो उसमें प्रिंट हो सके। तो थी इसमें, तो इसके लिए चुनौतियों के रूप में यदि हम बात करते हैं तो तकनीकी भाषा के रूप में इसका उपयोग करना थोड़ा जटिल है, मुश्किल है। फिर है अंग्रेजी भाषा की चुनौती, एक चैलेंज रूप में। आज आप देखिए, जब हमारे यहाँ राज्य सरकार के द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं, हमारे यहाँ राज्य सरकार के द्वारा संचालित विद्यालय सारे के सारे उनका माध्यम हिंदी था, बट अब वर्तमान सरकार ने क्या किया है कि उन हिंदी माध्यम स्कूल में से एक स्कूल को महात्मा गांधी स्कूल का नाम देकर उसको टोटल इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, और अभिभावकों का रुझान भी कि नहीं, ये इंग्लिश मीडियम हो गया, अब अपन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी का भी अपना महत्व है, बट जो हमारी जो भाषा है, जो हमारी अपनी एक पहचान बनाती है, उसका भी हमें जो मूल्य है, उसका जो महत्व है, उसको हमारे सामने समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग नहीं है कि एक डर्रा बन गए, भीड़ का हिस्सा बन गए, उसके पीछे लग गए। तो चुनौती के रूप में अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि बढ़ती हुई क्लिष्टता जो है वो भी हिंदी के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती का कार्य कर रही है। इसके अलावा बहुत सारी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की जो भावात्मक असर है, यानी क्षेत्रीय भाषाओं का जो भावात्मक विचार जो है वो भी उसके ऊपर बाधित हो रहे हैं। बट ये तो थी एक चुनौती के रूप में, चैलेंजेस थे, बट इसके लिए कुछ ऐसी संभावनाएं भी हैं, ऐसा हमारे सामने पॉसिबिलिटी भी है जो कि हमारी हिंदी भाषा को आगे भी लेके जा सकती है। उसमें सबसे जो बड़ी भूमिका है वो है मीडिया और फिल्मों के द्वारा प्रोत्साहन। जैसा कि हमारा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा जो हमारे श्री सेमजी टंडन है, वो आईटी सेल में, शायद मैं इस मंच के माध्यम से सेमजी टंडन से कहना चाहता हूं कि आप आईटी सेल के माध्यम से हिंदी को आगे से आगे लेके आए और हमारा एक पूरे विश्व के ऊपर हमारी एक हिंदी की पहचान बने। जैसा कि त्रिपाठी जी जो है वो चाइना के अंदर हमारा हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रमा मैडम जो वो जापान में कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर वीना हबीब ने बताया जो कि केरल से है, और केरल के अंदर हिंदी की जब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ हिंदी और मलयालम, ऐसा होता है कि केरल वालों को तो हिंदी आती नहीं, और मैडम की बात सुन के बहुत अच्छा लगा। मैडम आपको सैल्यूट करता हूँ कि आप एक केरल में रहते हुए आपकी हिंदी बहुत बढ़िया है, आपके उच्चारण बहुत बढ़िया, और आप एक हिंदी को एक बड़े जोश और जोश के साथ आप इसको आगे लेके आ रहे हो, बहुत अच्छा लगा। आपने हिंदी के जो काव्य है उसके गुण और दोष के बारे में भी आपने बताया, मैडम आपको सैल्यूट करता हूँ मैं, बहुत अच्छा लगता है। सभी जगह लिखा होता है कि हिंदी अपनाइए मत शर्माइए, तो मैं तो ये कहता हूँ हिंदी जैसी कहीं भी कोई भी इतनी भाषा के अंदर आपको प्रेम नहीं मिलेगा, इतना प्यार में आपको कहीं नहीं मिलेगा जितना कि हिंदी है, और हिंदी हमारी एक पहचान है। और इसी रूप में अगर थोड़ा सा इंटरनेट तकनीकी भी अगर हिंदी को प्रोत्साहन दे तो हमारी भाषा नो डाउट बहुत आगे बढ़ेगी, और आर्थिक विकास के द्वारा भी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं, और एक बार पुणे में हिंदू वेलफेयर सोसाइटी और सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, स्पेशली मैं मोनिका जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे इसमें बोलने का जो समय दिया। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही अपने व्याख्यान से कि हिंदी को किस प्रकार अन्य भाषाओं के साथ कम नहीं आंकना चाहिए,
हिंदी से सम्मान है। ये बात हकीकत है कि हिंदी से सम्मान पाता है। हिंदी बोलने के भी तरीके बहुत अलग होते हैं। हिंदी एक सम्मान और प्यार की भाषा है। अभी एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि सेम टंडन जी को कवि यानी उनके अंदर एक कवि का हृदय है। तो वो एक माँ विषय पर, एक माँ कोई विषय नहीं होता। पहली बात तो माँ व्यापक है, माँ आसमान और धरती का रूप है। तो वो माँ के बारे में चंद लाइनें अपनी स्व रचित रचना पढ़ना चाहेंगे। तो सेम टंडन जी, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। एक सेकंड में वॉल्यूम कम कर देता हूँ। जी एक्चुअली कुछ एक पंक्तियां हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ, और कुछ त्रुटि हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। जी बिल्कुल, जी। बोलिए। अगर हो दिल बड़ा तो फिर कमी मुश्किल से आती है, बिना जिंदा दिली के जिंदगी मुश्किल से आती है। बुजुर्गों को हिकारत की नजर से देखने वालों, बुजुर्गों के बिना घर में खुशी मुश्किल से आती है। जमाने में बहुत दुश्वारियां दिन रात रहती हैं, बुरी नजरें भी तो करती हुई आघात रहती हैं। किसी की बद्दुआ कुछ भी तो मेरा कर नहीं सकती, मेरी माँ की दुआएं भी तो मेरे साथ रहती हैं। भरे घर में तेरी आहट कहीं मिलती नहीं है माँ, तेरे हाथों सी नरमाहट कहीं मिलती नहीं है माँ। मैं तल्ला दे फिरता हूँ दुसाले रेशमी, लेकिन तेरी गोदी सी गर्माहट कहीं मिलती नहीं है माँ। जरा सी देर होने पर सभी से पूछती है माँ, पलक झपके बिना दरवाजा घर का ताकती है माँ। जरा आहट पे उसका चौंक पड़ना, फिर दुआ देना, मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती है माँ। मेरे घर लौट आने तक बराबर जागती है माँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माँ के बारे में जो बात कही, ये हकीकत है कि अगर आप लेट हो जाओ तो थोड़ी सी भी अगर देर हो जाती है, माँ बिल्कुल पूछती है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरस्वती पोसवाल जी। तो सरस्वती पोसवाल जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। सरस्वती पोसवाल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नमस्कार जी, आप आइए और अपने वक्तव्य को दीजिए। ठीक है मैम। सरस्वती पोसवाल है। नमस्कार सभी को, धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार सैम, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। नमस्कार गज्जू भैया, टीना अरोड़ा जी, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जितने भी साथी हैं इस मंच पर। मैंने अभी सबकी बहुत सारी बातें सुनी हिंदी को लेके, बहुत लोगों की अलग अलग विचारधाराएं सुनी और सुना, और बहुत ही अच्छा लगा सबका सुनकर। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, इतना बड़े उस पे मैं तो नहीं, हिंदी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए, मेरे को इतना पता है। और हिंदी को हम लोग खुद सत्कार करेंगे तो लोग भी हमारी हिंदी भाषा को पूछेंगे। और बाहर के लोग भी आजकल तो हिंदी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, देख रहे हैं, क्योंकि मैं कविताएं लिखती हूँ एज अ लेखिका। मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से महसूस किया है कि जिस भी मंच पर मैं जाती हूँ तो ऐसा नहीं है, हिंदी को लेके बहुत सत्कार किया जाता है, हमारी भाषा को लेके बहुत मान दिया जाता है कि ये हिंदुस्तान से हैं, हिंदी में लेखिका हैं। तो हम लोग लिखते हैं कविताएं, और वो लोग भी विचार, चाहे फॉरेन के लोग हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, बोलते हैं, बट वो हमारे विचार अच्छे से समझने की कोशिश भी करते हैं, और वो हमारी संस्कृति का, हमारा सम्मान भी बहुत करते हैं। अब जिस हिसाब का संस्कार और कल्चर हो चुका है हमारे समाज का, जो आप देख रहे हैं आजकल चलते हुए, कि सभी लोग
संस्कृति को लेके थोड़ा चेंज हो चुके हैं, सबके विचारधाराएं बदल चुकी हैं, तो स्कूल वगैरह सब इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं। उसको लेकर के मैंने ऑब्जर्व किया और उस चीज को मैंने महसूस किया कि हम लोग खुद ही पहले हम लोगों ने और भाषाओं को बहुत इंपॉर्टेंस दी, इंग्लिश को भाव दिया, और फिर उसके बाद हम लोगों को महसूस होने लगा कि हमें अपनी हिंदी भाषा को बहुत ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। और धीरे धीरे हिंदी का प्रचलन जैसे है कहीं कहीं बढ़ भी रहा है, कहीं कम भी हो रहा है। कुछ लोग जो नए नए सीख रहे हैं उनको लगता है हमें इंग्लिश आनी चाहिए, हम इंग्लिश के बीच में हम ज्यादा अपने आप को बड़ा महसूस करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम अपनी भाषा को साथ लेके चलें, अपनी हिंदी भाषा को आगे रखें, तो हम लोग भी उसी तरह से लोगों में पहचान हम लोगों की भी हो सकती है, मुझे ये लगता है। तो उसी के ऊपर मैंने अपनी एक छोटी सी कविता लिखी है। वैसे तो मैं रोज कविता लिखती हूँ, आज मेरे को समय नहीं मिला कि मंच के लिए कुछ खास तैयारी कर सकूं, तो मैंने अपनी एक छोटी सी कविता जो अभी अभी लिखी है मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं और अपनी कविता निकालती या बुक्स निकालती, तो मैंने जो मेरे दिमाग में अभी विचार आया है मैं वो कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हिंदी का प्रचलन। कविता का शीर्षक है हिंदी का प्रचलन। हिंदी का प्रचलन कम होता देख, हिंदी का प्रचलन कम होता देख, माता पिता ने अपने स्टेटस सिंबल के लिए। हिंदी का प्रचलन कम होता देख, माता पिता ने अपने स्टेटस के लिए मुन्ना को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। हिंदी का प्रचलन कम होता देख, माता पिता ने अपने स्टेटस सिंबल के लिए अपने मुन्ना को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। जैसे जैसे बड़ा होता गया मुन्ना, जैसे जैसे बड़ा होता गया मुन्ना, उसका संबोधन बदलता गया। जैसे जैसे बड़ा होता गया मुन्ना, उसका संबोधन बदलता गया। जब वो स्कूल को जाता तो हेलो हाय बाय, जब वो स्कूल को जाता हेलो हाय बाय दादू दादी कह के चला जाता। जब वो स्कूल को जाता हेलो हाय बाय दादी कह के स्कूल को चला जाता। हेलो हाय बाय माना स्कूल में सिखाते हैं, हेलो हाय बाय माना स्कूल में सिखाते हैं और अंग्रेजी बोलने में शान होगी। माना हेलो हाय बाय बोलना स्कूल में सिखाते हैं और माना अंग्रेजी बोलने में शान होगी। हिंदी बोलने में कौन सा बाबा बोले दुनिया वीरान होगी। हिंदी बोलने में कौन सा बाबा बोले दुनिया वीरान होगी। संबोधन में मधुरता होनी चाहिए, संबोधन में मधुरता होनी चाहिए। संबोधन सिखाओ, मधुरता सिखाओ। यूं ना लगे कि आपने पत्थर मारा है, आपके बोलने से यूं ना लगे कि आपने पत्थर मारा है। आदर सम्मान भाव भाषा भाषा का गुलाम नहीं होता, पर एक लहजा भी कोई चीज होता है जो उसका परिणाम होता है। एक लहजा भी एक तरीका होता है जो उसका परिणाम होता है। आदर सम्मान सब मुन्ना भूल गया, बाबा बोले आदर सम्मान मुन्ना सब भूल गया। जो पहले पैर छूकर जाया करता था स्कूल को, जो पहले पैर छूकर प्रणाम करके जाया करता था स्कूल को, आज वो हाय बाय में ही झूल गया। जो पहले पैर छूकर जाया करता था स्कूल को, आज हाय बाय में ही झूल गया। अम्मा बोली पोते से बात किए बहुत दिन हुए। अम्मा बोली पोते से बात किए हुए बहुत दिन हुए। पोता बोला आई एम बिजी दादी, पोता बोला आई एम बिजी दादी, बाद में बात करता हूँ। दादी बोली अंग्रेजी का क्या ये जुनून है, अंग्रेजी का क्या ये जुनून है। पोता हमारा पैर छूना भी भूल गया, पोता हमारा पैर छूना भी भूल गया। तब जाकर माता पिता को यह एहसास हुआ, तब जाकर माता पिता को यह एहसास हुआ। मुन्ना के कान कसे बोले हिंदी हमारी मातृभाषा है, भूल गए क्या। हिंदी हमारी मातृभाषा है, भूल गए क्या। अपने संस्कार यही हैं। अंग्रेजी में तुम्हें सिखाया यही है क्या कि माता पिता के चरण न छू। ये जरूरी नहीं कि हम लोग अंग्रेजी बोले नहीं बोले, बट सब भाषाएं आनी चाहिए, पर उसके साथ साथ आदर सत्कार सम्मान हमें सबका रखना चाहिए, वो भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से ये मेरी कविता का शीर्षक यही था कि हिंदी का प्रचलन जो धीरे धीरे हम लोग आने वाले
पीढ़ियां हैं उनको सिखाएं और उनके अंदर हम लोग ये ज्ञानवान बातें भी सिखाएं। रामायण और आप पुरानी किताबें जो हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें से बच्चों को अवगत कराएं और घर में उन चीजों का हम लोग करवाते रहें, कुछ पहचान कराएं। तो इस तरह से वो अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलेंगे और आगे प्रगति भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेती हूँ, इससे आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी। थैंक यू मोनिका जी, धन्यवाद। गज्जू भैया। धन्यवाद सरस्वती जी, आपने काफी अच्छे से अपनी बात को रखा और इसी के लिए मैं हाँ जी धन्यवाद, शुक्रिया। मैं डॉक्टर वीना अरोरा जी अध्यक्ष भाषण के लिए आया। कोई और हमारे यहाँ में मैं बात ही कहना चाहूंगी कि कोई और भी जैसे डॉक्टर आरती जी हैं या कोई और भी अन्य हैं, गोविंद जी केरल से जुड़े हुए हैं, कोई और जो अपनी बात रखना चाहता है, जितने भी पार्टिसिपेट हैं इसमें से कोई अपनी बात रखना चाहता है, 5 मिनट का उनको समय दिया जाएगा। डॉक्टर आरती पाठक छत्तीसगढ़ से, जितने भी पार्टिसिपेट जुड़े हुए हैं, क्या कोई अपनी बात रखना चाहता है? तो हम अपने प्रोग्राम के समापन की ओर आते हैं। समापन सत्र होने से पहले डॉक्टर वीना अरोड़ा जी से मेरा निवेदन है कि आप आइए दीदी और अपने वक्तव्य के साथ अध्यक्ष भाषण तो संक्षिप्त रूप में अध्यक्ष भाषण देने का कष्ट करें। बिल्कुल संक्षिप्त रूप से। मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा जो आपके सानिध्य में आज प्रोग्राम हो रहा है, सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद करते। इतने छोटे होते हुए आपने अच्छे ढंग से संभाला और बहुत अच्छे ढंग से हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का आपने जो आज इतने बड़े विद्वानों के साथ हमें जोड़ा। तुम सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप एक और मैं यही बताना चाहूंगी आज जो वैश्विक पटल पे है और जैसे स्वतंत्र देश के लिए एक भाषा होती है, देश का मान विश्व की कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसमें हिंदी भाषा का विशेष महत्व है। यह भाषा भारत के सबसे अधिक बोली जाती है और विश्व में अब ये दूसरे नंबर पर आ चुकी है। हिंदी भाषा हमें मान सम्मान सब जगह दिलवाती है। जब एक जमाना होता था जब बच्चे बाहर जाते थे या इंटरनेशनल लेवल पे खड़े होते थे तो हिंदी भाषा को, अपनी भाषा को मानते नहीं थे, लेकिन आज जो हिंदी बाहर के लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि वो बाहर जो कीर्तन भी होते हैं। तो अभी जो एक 80 घाट मूवी देखी होगी किसी ने, तो सन्नी देओल ने रोल प्ले किया था पांडे जी का बनारस के घाट के ऊपर। तो उसमें जो हिंदी, उसने हिंदी सत्र को बताया और संस्कृत सत्र को बताया, तो वो एक बड़ी काबिले तारीफ है। तो मैंने इस मूवी को बहुत ध्यान से देखा था और मुझे उसमें से हिंदी और संस्कृत के जो गुण नजर आए, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं वो हिंदी अपना करके हिंदी सिखाते हैं तो लोग उनसे सीखने लग जाते हैं, और हमारे जो भारत के लोग हैं उनको अवॉइड करते हैं। तो मैं उन सबसे ये कहना चाहूंगी वो हमारे से सीखकर जब दूसरे सेंटर चलाते हैं तो हमारे भारतीय इतने विद्वान हैं, तो आप उनके साथ भी रहिए। और मैं ये नहीं चाहती कि आप किसी का मान करें, सभी का मान सम्मान तो करना ही चाहिए, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका बहुत ज्यादा योगदान है। आज जो गीता अंतर्राष्ट्रीय स्तर दिवस मनाया जाता है, तो ये हमारा हिंदी का जो प्रमाण है ये पूरे विश्व में छा चुका है। और जो योगा दिवस मनाया जाता है, जो आज इंटरनेशनल डे जो डिक्लेयर हुआ है, तो ये हमारे जो जितने भी कार्यक्रम आजकल हो रहे हैं, तो हमारे को हिंदी जो बढ़ावा मिल रही है, तो हम हिंदी को कहाँ बहुत दूर तक पहुंच चुकी है और हिंदी पूरे वैश्विक स्तर पे छा चुकी है। आज हर एक जो भी इंसान, चाहे वो बाहर से आता है जो यहाँ से जाता है, तो हिंदी को अपना एक पहचान बताता है कि हम भारत हैं, भारत के रहने वाले हिंदू हैं और हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है। और हिंदी का जो है वैश्विक स्तर पे वो वहां बाहर भी जो मंचन करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं या हमारे कुछ इटली में बसे हुए हैं भाई, और कुछ हमारे भारतवासी जहां पे भी बसे हैं, वो अपना एक मंच बनाते हैं। उस मंच के जरिए
हिंदी से हमसे बातचीत करते हैं, हिंदी में प्रोग्राम करते हैं और हिंदी पर वहां पे सभी बहुत त्योहार मनाते हैं। तो उनका भी हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने उस स्तर पर रह करके, अभी ऑस्ट्रेलिया में गजेंद्र भाई साहब ने बताया था कि हरियाणवी के ऊपर वहां पे उन्होंने एक बहुत सुंदर प्रोग्राम किया था। तो उससे क्या होता है कि हमारी हिंदी जो है ना वो सब जगह बहुत ही प्रसिद्ध भाषा है। और इसलिए मैं सभी का आगाह करूंगी कि हिंदी को बढ़ चढ़कर बढ़ावा दें। और जैसे कि अभी हमारे हरियाणा के अंदर भी चाहे कोई भाषा, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, या चाहे मराठी हो, चाहे साउथ की हो, उसमें अगर हम वर्ड निकालें तो संस्कृत और हिंदी के ही निकलते हैं। तो हिंदी जिसको आती है वो सारी भाषाओं का ज्ञान हो जाता है। और हिंदी बहुत ही शुद्ध और बड़ी ही मधुर भाषा है। तो इस मधुर भाषा को जब हम बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इंग्लिश जो है हमारी जो है सभी को आती है आजकल इंग्लिश भी, और जो बच्चे आगे आ रहे हैं उनकी इंग्लिश भी बहुत साउंड होती है। पर वो जैसा कि हमारे विद्वानों ने बताया, ये अपने और मोनिका जी ने अपने घर में आते हैं तो अपने बुजुर्गों से उसी भाषा में बात कीजिए जिस भाषा में वो पले बड़े हैं। तो उनको वो अपनी एक लोकल लैंग्वेज भी होती है हमारी, तो लोकल लैंग्वेज भी हिंदी का प्रारूप ही है। और जब हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें हिंदी के वर्ड, पंजाबी के वर्ड, इंग्लिश के वर्ड और बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो बहुत ही आनंद आता है हमारे को। जैसा कि हम तो चंडीगढ़ के पास रहते हैं तो हमारे यहाँ पंजाब की बहुत ही पंजाबी भी बोली जाती है। और प्योर चंडीगढ़ की तो जो भाषा है वो हिंदी भाषा ही ज्यादा बोली जाती है। और नॉर्थ में तो बहुत ही बोली जाती है, यूपी में भी बहुत बोली जाती है। तो हमारे साउथ में जैसे केरला से एक बहन मेरी आई है डॉक्टर साहब, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया। राजस्थान से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। और ये सरस्वती पोसवाल जी हैं जो राइटर हैं, और गजेंद्र से भाई साहब जो हिंदू फाउंडेशन के हमारे अध्यक्ष हैं। और सैम टंडन जी जो इस टाइम उनका जन्मदिन भी आज है, तो भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और इसी तरह ये वो पनपता रहे, इसी तरह से हमारे साथ जुड़ा रहे। और उसको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और मदर के ऊपर जो उन्होंने एक कविता गाई है तो उसको मैं बहुत धन्यवाद बोलती हूँ कि माँ के लिए सम्मान रखना तो बहुत जरूरी है। तो मोनिका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगी। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे मैं कार्य करती हूँ, तो दो चंद लाइनें मैं उस पर बोल और अपनी हाँ बात बिल्कुल बोल सकते हैं आप। तो बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो एक ही बात, एक ही नारा लगाती हूँ कि बेटी बेटा एक समान, यही होती है देश की पहचान। दोनों का सम्मान, दोनों को साथ ग्रो करेंगे तो देश भी हमारा सुरक्षित होगा और हमारी वो बोली बेटियां भी सुरक्षित होंगी। और हमारा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन का जो एक मकसद है महिलाओं को बदलाव हर तरह से उनको फीडबैक देना। और भाई साहब जो वीरेंद्र भाई साहब है मोस्टली हमारी बहनों को बहुत सम्मान देते हैं। तो वो एक बहुत ही एक बड़े कम लोग मिलते हैं ऐसे जो ऐसे मिले हैं। तो आप सभी का बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे, बहुत ही धन्यवाद। तो एक बेटी के ऊपर एक छोटी सी कविता 2 लाइन की। तो बेटी भार नहीं है आधार, बेटी भार नहीं आधार, जीवन है उसका संसार। तो जो बेटियां होती हैं ना उनको चांद जैसा मत बनाओ, उनको चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर के देखे। बेटी को सूरज जैसा बनाओ को घूरने से पहले वो खुद ही झुक जाए। तो हमारे समाज में बेटों को भी पढ़ाने जाते हैं, पढ़ तो वो भी जाते हैं, लेकिन जब पहले बोए जाते हैं बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। बोए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां। खाद पानी बेटों को दिया जाता है पर उग जाती हैं, लहर जाती हैं हमारी बेटियां, क्योंकि साथ ही चलती हैं तो उनको वो लहर जाती हैं। क्योंकि उनको अगर थोड़ा सा भी ध्यान न दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा पनप जाती है। स्कूल जाते हैं बेटे और पढ़ जाती हैं बेटियां। मेहनत करते हैं बेटे, मेहनत करते हैं बेटे, पर अव्वल आती हैं बेटियां। आज के जमाने में तो बहुत ही बेटे बेटियां सब बराबर है, जो हमारे ओलंपिक्स में गए हैं या इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। तो हमारे नीरज जी से भी एक सवाल पूछा था, तो चोपड़ा जी जो हमारे ओलंपिक्स के मेडलिस्ट हैं, तो उनको एक बोला था कि आप उसमें भाषा में बोलिए, तो उन्होंने प्योर हिंदी बोली थी। तो मैं उसको भी धन्यवाद करती हूँ कि हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में, तो आजकल सब जगह ट्रांसलेटर तो सभी जगह ही हो गए। तो इससे डरना नहीं चाहिए सभी को। हिंदी स्तर पे अपने बच्चों को, आने वाले बच्चों को, चाहे उसको इंग्लिश आती है या नहीं आते,
और एक लैंग्वेज जो बहुत ज्यादा और बोली जाती है, तो उसका भी एक अध्ययन करना चाहिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हरियाणा के इस टाइम है, इस उम्र में भी उन्होंने एक दूसरी लैंग्वेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एडमिशन लिया इस टाइम, जो अभी दिसंबर में उनका एग्जाम भी होगा। तो जापानीज, क्योंकि काफी उनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान है, क्योंकि हिंदी तो वो बढ़ावा देते हैं, तो साथ में दूसरी भाषाओं का ज्ञान भी रखना चाहिए ताकि कोई हमें मूर्ख ना बना सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद मोनिका जी, धन्यवाद हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन सर और मेरे सभी मेहमान भाई बहन। धन्यवाद दीदी। और दीदी के बारे में एक बात कहना चाहूंगी, शायद किसी को भी नहीं पता, जो हमारे अभी हरियाणा में सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी छोटी बहन है, लेकिन इनकी सादगी और इनके परिवार का जो रहन सहन है आप बिल्कुल नहीं बता सकती। ये राजनीतिक मामलों से बिल्कुल दूर है और अपनी खुद की इनकी संस्थाएं चलती हैं। इसी को कहते हैं कि राजनीति में होते हुए भी अगर हमारे परिवार से राजनीति में है तो वो उनका काम है, हमारा काम हमारे अपने पैरों पे खड़े होने से है। और दीदी की बहुत अच्छी बात है कि बेटियों को सच में पढ़ाओ, लेकिन शिक्षा के साथ संस्कार दिलाओ। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात एक हो चुकी, मैं इस मंच से कहना चाहूंगी बेटी को पढ़ाओ और संस्कार दिलाओ, क्योंकि जो माँ कम पढ़े हुए विचार से आती है, कम नहीं कहूंगी मैं, शिक्षा कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, डिग्री एक कागज के टुकड़ा नहीं है कि आपने लेके ले लिया, उसकी आपको ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। आप दीदी जैसे हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में काफी मामले आते हैं कि दहेज हो गया या कुछ अनबन हो गई, परिवार बहुत टूटते हैं, आप तो बहुत ज्यादा जाती हो इन मामलों में, तो ये थोड़ी सी समझ की बात होती है और कुछ नहीं होती। उस सोच को, माँ बाप को अपनी बेटी को वो संस्कार देना बहुत जरूरी है जिससे वो जिंदगी जी सके। तो हिंदी और बेटी संस्कार बहुत सारी चीजें हमें यहाँ जानने को मिल रही है एक मंच पर। तो मैं गजेंद्र दैया जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए, वो मंच पर आए और अपने वक्तव्य को रखें। उसके बाद अलका जी, श्रीमती अलका यतीन यादव जी धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने 2 शब्द कहेंगी, और शिवम शर्मा जी आप दोनों उसके बाद तैयार रहिए। गजेंद्र दैया जी आप आ जाइए मंच पर। धन्यवाद मोनिका छोटी बहन। धन्यवाद भाई साहब। और धन्यवाद मैं आप सभी उपस्थित सभी का करना चाहूंगा हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक के तौर पे। आप सभी ने अपने वक्तव्य रखा और बहुत ही सुंदर विचार दिए, बहुत ही अच्छा लगा आज आप सभी की बातें हिंदी से संबंधित सुन करके, क्योंकि हिंदी एक छोटा नहीं बहुत ही व्यापक शब्द है हिंदी, और आज के समय में हमें इस हिंदी शब्द को बहुत ही व्यापक स्तर पे, हर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको लेके जाना और अच्छे ढंग से इसको लाना है। आप सभी के सामने मेरे भी द्वारा एक छोटी सी ये कह सकते हैं कि कई बार मैं भी कुछ लिख लेता हूँ, एक आध बार जैसे सवेरे उठते हूँ तो उठ करके एकदम दिमाग में कुछ एक लाइनें आती है तो वो भी मैंने लिखी है, लेकिन उसको मैंने पहले भी आप सभी के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन आज फिर दोबारा गजेंद्र सिंह दैया जैसे गज्जू बाबा एक नाम मुझे दिया गया है मेरी बहनों के द्वारा ही, क्योंकि मेरी कोई रियल सिस्टर नहीं है, तो ये बहनें ही हैं जिनके द्वारा मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इन्हीं का ही आशीर्वाद है और इन्हीं का ही प्यार है और इन्हीं का ही साथ है। तो एक कविता मैं आपको अपनी तरफ से बनाई हुई जो बहुत पहले लिखी थी वो आज आपको सुना रहा हूँ। गज्जू जी कहिन, इस कविता का शीर्षक है गज्जू जी कहिन। गज्जू जी का कहना है, जिंदगी जियो हमेशा ऐसे कि जैसे जियो हजारों साल, मौज मस्ती से जियो हमेशा करते हुए 2 दिन 4 दिन की जिंदगी है, कर लो आपस में एक दूसरे से प्यार, वतन के लिए मरना सीखो, जिंदगी से कर लो प्यार। गज्जू जी का कहना है, दिल में जो आरजू है उसे कर लो वतन पर जान देकर 2-4, प्यार हर किसी को करो जो हर दिल को करे 2-4। ये मेरी एक छोटी सी कविता जो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की है, पता नहीं कैसी लगी होगी, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने भी कि आप सभी को सुना सकूं अपने द्वारा। जय हिंद, नमस्कार, और आप सभी का फिर दोबारा से अभिवादन और आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप सभी यहाँ पे उपस्थित हुए।
बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र दहिया जी, आपने बहुत अच्छी अपनी शब्दों को जोड़ते हुए और ताल बिठाते हुए अच्छे से आपने अपनी बात को कहा। अभी मैसेज आया है, डॉक्टर आरती पाठक जी अपनी बात रखना चाहती हैं। छत्तीसगढ़ बिलासपुर से डॉक्टर आरती पाठक, मंच ये को प्रोफेसर हैं, सहायक प्रोफेसर और भाषा वैज्ञानिक हैं छत्तीसगढ़ से। तो मैम आइए और अपना बात रखिए। बताती हैं मोनिका जी, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी, मंच को सादर प्रणाम और क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने मेरा नाम जब मुझे बोला, शायद नेटवर्क की कुछ समस्या के कारण मैं आप तक पहुंच नहीं पाई। बहुत अच्छा कार्यक्रम, मैं साधुवाद देना चाहती हूँ आपकी और आपको और आपके पूरी टीम को। और छत्तीसगढ़ से एक अच्छा प्रतिनिधित्व हो रहा है आदरणीय अलका यादव जी के द्वारा, उनको भी बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। जैसा कि विषय है आज का, माननीय वक्ताओं ने काफी अच्छी अच्छी बातें रखी हैं। विषय जो है वैश्विक पटल पे हिंदी, तो कुछ बातें मैं यहाँ रखना चाहती हूँ। जैसे हिंदी के परिप्रेक्ष्य में जो तकनीकी की बात आती है, तो हिंदी जो है आज तकनीक रूप से भी बहुत विकसित होती जा रही है। आप देखिए कि जैसा कि नौटियाल जी का जिक्र बार बार हमारे वरेण्य वक्ताओं ने किया है, तो नौटियाल जी ने जो जब संशोधित किया था इस बात को, आज वो कहीं ना कहीं सत्य हो गया है। तकनीकी की बात की जाए तो मैं यहाँ एक बात रखना चाहती हूँ कि जैसे ट्विटर है, ट्विटर के जैसे ही हमारे पुणे के कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने मूषक नाम का एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया है, जहाँ पे ट्विटर पे 150 शब्दों का लिमिटेशन है अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए, लेकिन मूषक पे आप 500 शब्दों पे अपनी भावाभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो तकनीकी में आज हिंदी जो है कहीं कम नहीं है। इसका दूसरा कारण ये है कि हम कहते हैं कि संस्कृत एक बाइनरी लैंग्वेज है और भारत की जितनी भी भाषाएं हैं वो संस्कृत से निकली हुई हैं। और दूसरा कारण, देवनागरी को विश्व का सबसे वैज्ञानिक लिपि माना गया है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है संस्कृत यानी बाइनरी लैंग्वेज प्लस वैज्ञानिक लिपि का, आज दुनिया के हर कंप्यूटर साइंटिस्ट ये मान के चलते हैं कि अगर कोई सर्वाधिक समासीन भाषा या लिपि है तो वो हिंदी है या संस्कृत है। कि ये बाइनरी है, मतलब बाइनरी का अंकीय प्रणाली पे आधारित है। तो हम हिंदीतर क्षेत्रों को या हिंदी भाषियों को ये गर्व होना चाहिए। जैसा कि विद्यापति ने कहा है कि देसिल बैना सब जन मिठा, यानी कि जब हम अपनी बातों को अपनी भाषा में कहते हैं तो वो जो भाव संप्रेषण होता है वो बड़े आत्मीय तरीके से होता है। और जब नवजागरण की बात करते हैं, भारतेंदु को लेके चलते हैं, तो भारतेंदु ने भी भाषा के बारे में कहा कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हम हिंदी को इस तरीके से ना कि वैश्विक पटल पे हिंदी जो है कहीं कम है, तकनीकी में कम है, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात की आदरणीय प्रोफेसर नाम मैं भूल रही हूँ, चाइना से विवेक मणि त्रिपाठी सर जी चाइना से जुड़े हुए हैं। चाइना की साहित्यिक गतिविधियों के बारे में बताया कि भारत में चाइना में न सिर्फ प्रयोजन मूलक हिंदी की बात रखी, बल्कि साहित्य में भी वहाँ अनेकानेक अनुसंधान हो रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है एक तरीके से रूढ़, अपनी भाषा के प्रति रूढ़ है, वो जल्दी से किसी भाषा को अपनाता नहीं है। परंतु वैश्वीकरण के कारण, बाजार के कारण हिंदी आज वहां वरेण्य है। दूसरी बात, चाइना ने हिंदी को इसलिए भी वहां स्वीकार किया, मेरे संज्ञान में आज से 2 साल पहले तक के उन्होंने अपने 10,000 सैनिकों को जो भारत चाइना बॉर्डर पे रहते हैं, उन्होंने प्रशिक्षित किया। कोड लैंग्वेज जो हमारे भारतीय सैनिक बोलते हैं उसको समझने बूझने की भाषाई सामर्थ्य देने के लिए वो अपने सैनिकों को भी इस तरीके से हिंदी में प्रशिक्षित कर रहे हैं। और तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगती है कि भारत के साथ साथ, भारत में अगर ये राजभाषा है तो भारत के साथ साथ विश्व की फिजी जो एक
एक देश है, वहां पे संवैधानिक रूप में 2013 में ये अधिकृत की गई कि फिजी की नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। तो हम हिंदी भाषी को या हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। चौथी बात, अमेरिका जो सबसे शक्तिशाली राष्ट्र है, वहां पे जहां तक मेरी जानकारी है, एमबीए के छात्रों के लिए प्रयोजन मूलक हिंदी का एक विषय अनिवार्य रूप से रखा गया है, ताकि जब वो डिग्री लेके बाजार में आए, और चूंकि बाजार भारत जो है वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खुला मंच दिख रहा है, तो जब वो भारत में आते हैं तो उनको भाषाई संकट किसी भी प्रकार से न हो। और जब फिल्मों की बात किसी महनीय वक्ता ने रखी, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि आज से नहीं बल्कि राज कपूर के जमाने से संप्रेषण जो है, हिंदी गानों को लोग वहाँ रशिया में बहुत पसंद करते थे, और आज तो फिल्म का एक बहुत बड़ा व्यापार जो है हमारा विश्व के बाहर है। तो वो जब फिल्म जा रही है तो फिल्मों के साथ साथ भारत की भाषा जा रही है, भारत का समाज जा रहा है, भारत की संस्कृति जा रही है। तो हम हर तरीके से आज जो है भाषाई क्षेत्र पे, सांस्कृतिक क्षेत्र पे, तकनीकी के क्षेत्र पे हिंदी जो है अग्रगण्य है। मैं इस मंच से यही अनुरोध करूंगी कि हिंदी कहीं कम नहीं है। एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ कि अगर हम अपनी हीन ग्रंथि से नहीं उभरेंगे, गुलामी की मानसिकता से जब तक हम अपने आप को नहीं निकालेंगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, अगर हिंदी विश्व भाषा के रूप में भी अगर व्यवस्थित हो जाती है, लेकिन अगर हम अपने आप को उस तरीके से अपने आप को मंच पर नहीं रखते हैं, तो यह हमारी अपनी गलती है। बाकी हिंदी कहीं भी किसी भी क्षेत्र में, आज देखिए वर्चुअल मीडिया पे भी हिंदी जो है वो कमाल कर गई है। कोरोना में हम सब जो हैं वो हिंदी में ही वर्चुअल मीडिया पे मिल रहे हैं, कहीं भी अंग्रेजी बीच में नहीं आके हमको रोक पा रही है। मतलब हम अपनी स्व का प्रदर्शन, अपनी शक्ति का प्रदर्शन हिंदी में कर रहे हैं। तो मेरा मंच से यही आग्रह है कि हमें अपने आप को महत्व देना है, और हिंदी निरंतर निखरती और प्रसारित होती जा रही है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आरती जी। और आपका जो वक्तव्य होता है वो बहुत सकारात्मक होता है, यानी कितनी बार खुद सुना है, महसूस किया है। ये मैं भी मानती हूँ कि आज हिंदी हीन भाषा नहीं है, ये सिर्फ गांव के या कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ जिन्हें कुछ पता नहीं होता और शिक्षा के प्रति वो लोग बिल्कुल शून्य होते हैं। वो लोग किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाते हैं कि हाँ भैया आप पढ़ लिए, हिंदी से पढ़ रहे हो तो क्या कर लोगे। जबकि मैं ये मानती हूँ कि कोई क्या कहता है वो हमारे लिए जरूरी नहीं है, आप क्या बन सकते हो वो बहुत बड़ी बात है। आपको बनना और खड़े होना खुद ही करना पड़ता है, आपको कोई सिखाने नहीं आएगा कि आप कुछ कर लें। तो इसी के साथ समापन सत्र की हम शुरुआत करते हैं। अलका जी और शिवम जी, पहले आप अलका जी आप धन्यवाद भाषण के लिए तैयार रहिए, उसके बाद शिवम जी सब लोगों का स्वागत के बारे में बात करेंगे कि कौन आया, कैसे आया, जिन लोगों ने हमारे यहाँ आए उनके बारे में, क्योंकि संयोजक सह संयोजक आप लोग हैं दोनों। ठीक है, अलका जी आप आइए मंच में। धन्यवाद मोना जी, मोनिका जी मंच प्रदान करने के लिए। आभासी पटल पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा अभिवादन। आज के इस जो आज का हमारा विषय था वैश्विक पटल पर हिंदी, है तो बहुत ही बृहद विषय है, लेकिन इतना सभी वक्ताओं ने बहुत सारगर्भित वक्तव्य दिया। आज के इस सफल आयोजन के लिए सर्वप्रथम मैं डॉक्टर वीणा अरोड़ा जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से, मैडम मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रहा है। जी जी, हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हिंदी को आगे लाने का प्रयास किया। साधुवाद देती हूँ मैडम मैं आपकी कविता को, जो आपने बेटी को एक सूरज बनाने के बारे में बात कही। और यहाँ आज हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने गज्जू कहीन कविता बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी। सैम टंडन जी को आज मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देती हूँ, और बहुत ही सुंदर उन्होंने माँ के नाम से जो कविता प्रस्तुत की उसके लिए साधुवाद।
डॉक्टर विवेक सर जो आज हमारे साथ चीन से जुड़े हुए थे, उन्होंने तो गागर में सागर भरने की बात कह दी और यह कहे कि हिंदी किसी को दबा के आगे नहीं बढ़ी है। चीन में भी आज जो है हिंदी पर शोध कार्य हो रहे हैं और वहाँ हिंदी की बेहतर स्थिति के बारे में हमें अवगत कराया। डॉक्टर संजय सर जी का मैं धन्यवाद देती हूँ जो वक्ता के रूप में आज हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े थे। विश्व हिंदी पटल पर हिंदी आज अपना रुतबा बना ली है, ये बात उन्होंने कही। धन्यवाद सर। डॉक्टर शबाना जो कि केरल से जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ मैडम, आपकी इतनी मृदु भाषी और जो हिंदी इतनी अच्छी है, आप वहां रहते हुए भी बहुत ही सुंदर हिंदी बोली। हिंदी मातृभाषा के रूप में हम देखते हैं और बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान दिया मैडम आपने। धन्यवाद। धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर राज्यपाल सर जी का जो आज हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हुए थे। राष्ट्रभाषा का फायदा उन्होंने बताया, एक सूत्र में पिरोने का काम आज हिंदी कर रही है और इससे हमको आर्थिक लाभ के बारे में भी अवगत कराया और हिंदी से ही आज हम सम्मान पाते हैं। धन्यवाद सर। और सरस्वती मैडम का मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और उन्होंने अपने कविता के माध्यम से हिंदी का प्रचलन बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी मैडम आपने। और इसके साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़ी डॉक्टर आरती मैडम जो मुझे हर पल मेरा मार्गदर्शन करते रहती हैं, शोध कार्य में भी उन्होंने मेरी बहुत सहायता की है। साधुवाद देती हूँ मैडम, आपके इस सार्थक वक्तव्य से तकनीकी और हिंदी के बारे में जानकारी दी और बताया कि हिंदी कहीं भी कम नहीं है। आज जो हम जुड़े हैं कोरोना काल में, सब कार्य हिंदी में हो रहे हैं और जिनके अगर नाम मैं भूल रही हूँ और छूट गया है उसके लिए भी सबको मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस सफल कार्यक्रम में। धन्यवाद मोनिका जी। धन्यवाद अलका जी। सभी विद्वानों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ और शिवम जी अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो वो आइए और समापन सत्र की ओर जाएंगे। हेलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Special thanks to Mr. Dahiya ji and Miss Monica giving me this opportunity. मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, हायर स्टडीज मैंने मालदीव से कंप्लीट की, तो मैं पश्चिमी यूपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे इंग्लिश की काफी प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन वगैरह को लेके, तो मैं हिंदी का ही स्टूडेंट रहा हूँ स्टार्टिंग से। फॉरेन में जाने के बाद मुझे लगा कि मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस चीज को लेके, बट वहां पे मैं काफी फैमिलीज से मिला तो उन्हें बहुत हिंदी आती थी। तब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम सीरियल्स देखते हैं हिंदी के और वो काफी सीखते हैं उन सीरियल्स को देख के इस लैंग्वेज को। तो ऐसा नहीं है, काफी प्रोग्रेस कर रही है हिंदी लैंग्वेज। और मैं एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे टोटल कम्युनिकेशन स्किल्स का ही खेल है क्योंकि ज्यादातर लोग इंग्लिश में ही बातचीत करते हैं। लेकिन अभी जो है आने वाले टाइम में काफी कुछ प्रोग्रेस हुई है, मैंने देखा है, तो हमारी लैंग्वेज काफी प्रोग्रेस कर रही है हिंदी को लेके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू शिवम जी। आपने अपने साथ जो चीजें आपकी जिंदगी में आई वो आपने बोली, तो ये तो सबके बारे की बात है कि हम कहीं भी जाते हैं या कुछ सीखते हैं। ये अच्छा है कि आप एक लैंग्वेज के साथ दूसरी लैंग्वेज जरूर सीखें। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी एक प्रांत में ही काम करेंगे। मनुष्य है तो कर्म भूमि बनाने के लिए कहीं भी जा सकता है इंसान। अभी मैं कल छत्तीसगढ़ में पहुंच जाऊं आरती जी के यहाँ तो मुझे वहाँ की इंग्लिश और हिंदी दोनों बात करनी पड़ेगी। अलका जी है वहाँ पर, केरल में चली जाऊं तो ये सब चीजें हैं। तो मनुष्य को हर भाषा तो हम नहीं सीख सकते, ये बात तो कहना अतिशोक्ति होगी कि आप पूरी ही अपने यहाँ जितने भी प्रांत हैं सबकी भाषा को ग्रहण करें। हाँ, जितनी भी आपको आ सकती है उतनी भाषा ग्रहण करें। आप उन्नति आपको तभी मिलती जाएंगी। आज का जो भी प्रोग्राम है जैसा भी हुआ है, आप सब मैंने नंबर दे दिया है, शिवम जी का नंबर है और अलका जी का नंबर दिया हुआ है। मैसेज में मैंने नंबर दिया था, मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सभी लोगों के पास होगा। तो आप सभी अपने अपने नाम और अपना विषय, पहली बात तो जो भी है टॉपिक हमें भेज सकते हैं। आप लोगों को सर्टिफिकेट कल या परसों से भेज दिए जाएंगे, वक्ताओं के भी और प्रतिभागी के भी।
तो आप सभी लोगों का सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप सभी ने अनुमति दी प्रोग्राम में आने की। ये सबसे बड़ी बात होती है कि अपने इतने व्यस्त समय में से, चाहे हमारे संयोजक हो, चाहे संयोजक हो, आप के अलका जी, आप मेरा नंबर मैसेज कर सकती हैं। कुछ सदस्य नंबर मांग रहे हैं तो आप मेरा नंबर मैसेज कर सकती हैं अभी। तो जो भी आए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का समय कीमती है। आप सब एक एक के इंसान के आने से ये प्रोग्राम सफल हुआ है। और भाई साहब ने मुझे परसों ही बात की थी, तो इतने कम समय में हमारा, मैं मानती हूँ, एक ठीक प्रोग्राम जिसे कहते हैं, एक अच्छा, तो अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, एक हमारा हिंदी वैश्विक पटल पर हिंदी ये कार्यक्रम अच्छा हुआ। कहते नहीं, अच्छा या बुरा ये लोगों से के मुंह से सुनने में अच्छा लगता है। तो बस हमारा काम होता है सिर्फ करना। हमने अपना कर्म किया है, एक विषय को लेकर यहाँ ये आभासी पटल जरूर रखा है। इससे सभी को जितना लाभ मिला, बातचीत कहने का मौका मिला, तो सभी ने अपनी बात रखी, सभी का धन्यवाद। और अभी आगे चाहूंगी कि प्रोग्राम यहीं से विदा ली जाए। विदा तो नहीं कहेंगे, कहते नहीं कभी अलविदा ना कहना, आगे फिर मिलते रहेंगे क्योंकि प्रोग्राम हमारे होते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद। याद रखना कभी अलविदा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो एक बात मानती हूँ मीरा दीदी कि जिंदगी में जो भी करते हैं